एक वैज्ञानिक सच है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ अस्त होता है, लेकिन सियासत का भी एक सच है। यूपी में बीजेपी की जीत का सूरज पश्चिम से भी निकलता है और खूब चमकता भी है। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जो है वो पश्चिम के सियासत के ध्रुव तारे कहे जाते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए है कपिल देव अग्रवाल जी, जो मुजफ्फरनगर से लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। नमस्कार सर, आप एक छात्र नेता भी रहे हैं, सियासत पे आपकी पैनी नज़र रहती है। आजकल जो ये SIR को लेकर बवाल हो रहा है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। फर्जी वोटर उनकी जांच करना, उनकी समीक्षा करना, फर्जी वोटों के नाम काटना, इसमें किसी को भी आपत्ति क्यों होना चाहिए। अब निर्वाचन आयोग ने अपना काम किया तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को करा रही है। इतनी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इतना घुसपैठिया आ चुका, रोहिंग्या लोग आ चुके हैं, उन सब ने फर्जी वोटर करके देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रखा है। देश को लगातार देश के अंदर रहते भी हैं, देश को तोड़ने का षड्यंत्र भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को SIR के माध्यम से जांच करके अगर ऐसे लोगों को वोट नाम निर्वाचन सूची में निकाले जाते हैं, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सब लोगों ने गठबंधन बना करके निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का काम और वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर चोर होने का आरोप लगाएंगे। तो ये चीज़ें लगातार इनका फ्रस्ट्रेशन है। जनता इनको नकार चुकी है, जनता में इनको स्वीकारता नहीं है। और मुझको लगता है कि आने वाला समय जो भी और थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इनको जनता और नकारने वाली है। ये यूपी में भी अब वोटर अधिकार निकालने की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस ने कल वोट अधिकार यात्रा निकाली थी बिहार के बाद। यूपी में इसका क्या असर होगा? कोई असर नहीं होने वाला है। पहले भी श्री राहुल गांधी पैदल यात्रा की 250-2500 किलोमीटर, कोई असर हुआ क्या? सब जानते हैं कि वो एक लोगों के लिए खिलौना है। बिहार में NDA 2027 में आ रही है। अभी बहुत जल्दी हमको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चुनाव अभी घोषित भी नहीं हुआ है। पर परिस्थिति आप देखिए, आज ही हम घोषणा कर देंगे हमारे हैं तो फिर तो हमारे लिए काम करने के लिए काम ही नहीं बचेगा। अभी वो काम करना है, परिश्रम करना है, जनता के बीच में जाना है, जनता के मनों को हमको जीतना है। इसे अभी हम घोषणा करेंगे तो फिर हम शिथिल हो जाएंगे। हमको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने गठबंधन करने का काम किया श्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ, और बीच में अखिलेश यादव भी कूद गए, जबकि समाजवादी पार्टी का बिहार हालांकि बराबर का प्रदेश है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वहाँ पे कुछ नहीं, अखिलेश जी का वहाँ पे कुछ नहीं। उसके बावजूद भी वो उनकी याद निकालते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करते हैं, कांग्रेस उस पर कोई बोलती नहीं है। तो ये जो सियासी खेल उनका चल रहा है और जनता उनको समझ चुकी है कि कैसे भ्रष्टाचार में उनकी पार्टी डूबी रही, कैसे उनकी पार्टी के नेता लगातार घोटालों में जेल के अंदर गए हैं, स्वयं राहुल गांधी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको कितनी बार जमानत पे बाहर जाना पड़ा है, कैसा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, आवास घोटाला, कितने घोटाले उनके नाम अंकित हैं। तो वो फिर भी पार्टी बनाने की बात करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं। और गरीब व्यक्ति भी जान गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। चाहे पक्के मकान का विषय हो, चाहे राशन का विषय हो, चाहे खाद्यान्न का विषय हो, चाहे 24 घंटे बिजली देने का विषय हो, बहुत सारे विषय जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश की जनता बात को समझ रही। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ आना कितना असर डालेगा वोटर अधिकार यात्रा में? वो तो साथ ही, हमको क्या फर्क पड़ता है इस बात से, वो कितनी बार आए, ये भानुमति का कुनबा है। पहले भी अभी आपने देखा 2019 के अंदर कितनी पार्टियां, 19 पार्टियां मिलकर के श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। सबको जनता ने नकारने का काम किया, पहले से भी अधिक मतों के साथ उनको जिताने का काम किया। लेकिन अभी जनता समझ चुकी है सारी बातों को, और जनता सारी बातों जानती है, समझती है, बहकाई मारने वाली नहीं है। इनके जो लॉलीपॉप ये देने का काम करते हैं, प्रैक्टिकल जनता चाहती है कि आपका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करना है, या आपका निजी भी कोई एजेंडा है? कोई निजी एजेंडा इनका नहीं है, कोई प्रदेश के लिए कोई विकास की योजना इनके पास नहीं है, और जनता सब जानती है। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तो RJD सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, और इस बार भी ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस भी इस बार भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि पिछली बार से इस बार लड़ाई दिलचस्प होने वाली है? और हो सकती है। RJD उभरी, RJD में श्री लालू प्रसाद यादव
उनकी पत्नी राबड़ी यादव लगातार मुख्यमंत्री रहे। मैं ये नहीं कहूँगा उनका जनाधार नहीं है, पर जनता उनके कृत्य को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है, देख रही है। और अब साधारण व्यक्ति भी जातियों से ऊपर हट करके इन सब लोगों को समझ रहा है, देख रहा है, और इनको जनता नकारने वाली है। बिहार से यूपी की तरफ आते हैं। पश्चिमी यूपी से अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। साल 2027 के चुनाव में बहुत समय नहीं है। ज़मीनी हकीकत क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से। अब आइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हम सब लोग ताकत में रहे हैं। एक ज़माना था जब नहीं थे, लेकिन आज लगातार हम ताकत में हैं, सत्ता में भी हैं। हमारे विधायक जीत कर आते हैं, सांसद जीत करके आते हैं। और अखिलेश यादव से ही हमारी इसी, यानी समाजवादी पार्टी से हमारी सीधी सी लड़ाई रहती है। समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, मुस्लिम तुष्टीकरण। और एक उन्होंने कैरिकुलम बनाया है कि मुसलमान को बहला करके, फुसला करके, भारतीय जनता पार्टी डरा करके कैसे अपने पक्ष में रखा जाए। तो एक बड़ा वर्ग कभी कभी लगता है कि उनके पक्ष में है, लेकिन आज बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, आप लोगों के चैनल पर भी आती हैं और समाचार पत्रों में भी आती हैं। बच्चे समझे हैं, मुस्लिम वर्ग का भी नेता हम ये नहीं करके हमको बहुत ज़्यादा वोट देगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज मुसलमान समझदार हुआ है। उनकी बेटियों को पढ़ने का अवसर मिले हैं, वो PhD कर रही हैं, डॉक्टरेट कर रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 9 लाख लोगों की भर्ती हुई है। एक भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों को बराबर अधिकार मिला है। आप जाइए माध्यमिक शिक्षा के अंदर, आप जाइए बेसिक शिक्षा के अंदर, बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां वहाँ पे टीचर बनी हैं। तो सब समझती हैं इस बात को कि श्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो उनके शासन में भ्रष्टाचार परम सीमा पर था। पैसा लेकर के भर्ती होने का काम होता था, बच्चा तैयारी करता था, उनके माता पिता पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे, मकान बेचते थे, ज़मीन बेचते थे, और सौदेबाजी होती थी लखनऊ के अंदर आकर के, कोई दलाल मिल जाए और हमारी नौकरी पक्की हो जाए। हम जिम्मेदारी से बात कह सकते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर एक भी रुपये का भ्रष्टाचार, एक भी रुपये का लेन देन किसी प्रकार की सरकारी नौकरी के अंदर नहीं हुआ। सबको समान रूप से अधिकार। तो मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी का भी चेहरा जनता के सामने आ गया है। वो जनता के नहीं है, वो निजी अपने हैं, अपने परिवार के हैं। परिवारवाद की वो पार्टी चलाते हैं, वो जनता की पार्टी नहीं है। पश्चिमी यूपी की बात हो रही है तो हम मुजफ्फरनगर पे आना चाहेंगे, क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं, जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। साल 2017 से पहले जब हम मुजफ्फरनगर की तरफ मुड़ के देखते हैं तो एक दंगों की जगह, काफ़ी दंगे होते थे। लेकिन 2017 के बाद से, जब से योगी जी की सरकार आई, कैसे इतना बड़ा बदलाव हुआ? आप बताइए, जनता से पूछिए बात, हम तो बता ही देंगे आपसे। अब देखिए, 17 से पहले 2013 में हम आते हैं, उससे पहले हम आते हैं, इतने दंगे होते थे। मुजफ्फर की पहचान दंगों के नाम से थी। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, देवबंद, कैराना, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, कब दंगा हो जाए, किस बात पे दंगा हो जाए, कब झगड़ा हो जाए, कब कत्ल हो जाए, चेतावनी देकर गोली मारने का काम होता था। हमारे बच्चों को शादी होने के बाद हनीमून में होटल नहीं मिलता था। अगर होटल में रजिस्ट्रेशन हो गया, पता लग गया मुजफ्फर के कपल हैं, पति पत्नी है, तो होटल कैंसिल होता था। इतना खौफनाक मंजर मुजफ्फर का होता था। हमारी यूनिवर्सिटी जो उस समय मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। क्या वजह? मैं गर्व कर सकता हूँ इस बात के लिए कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जितने भरोसे के साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी देने का क्या, उससे 100 गुना खड़े वो उतरे हैं, 100 गुना परिणाम उन्होंने देने का काम किया है। और कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से नियंत्रित करने का काम किया, कानून व्यवस्था के नाम से एक लोगों को भरोसा देने का काम किया। यानी लड़कियां कोई जा नहीं पाती थी, महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग होती थी, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, होटल में खाना खाने जा नहीं पाती थी, बाजार में घूमने की स्थिति उनकी नहीं थी, व्यापारियों को चेतावनी देकर के उनका किडनैपिंग होती थी, कत्ल होते थे। और मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में हमारे, अगर मुजफ्फर की बात चूंकि आपने की है, तो 75 लोहे की इंडस्ट्रियाँ थीं, जिनमें समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में 65 इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई। बिजली के जबरदस्ती छापे पड़ते थे, उनसे वसूली होती थी। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सारी फैक्ट्रियाँ वर्किंग में हैं, सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, शानदार तरीके चल रही हैं। और जो लोग पलायन कर रहे थे उद्योगपति, वो सब वापस आकर के मुजफ्फरनगर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज इंडस्ट्री लगा रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था कायम किया, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, साधन दिए, 24 घंटे बिजली दी और विश्वास दिया।
जिसके कारण से आज इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, गांव की बेटी को भी पढ़ने का माहौल बना है, किसान भी सुरक्षित हुआ है। और किसान को रात को 2 बजे बिजली के लिए जाना पड़ता था, खेत में किडनैप होता था, कत्ल हो जाता था। आज दिन में ही बिजली मिलती है, रात को जाना ही नहीं पड़ता। 10 घंटे का बिजली का फीडर अलग से देने का काम किया है और 10 घंटे के अंदर ही किसान को अपनी खेती को सिंचित करने का समय मिलता है, रात को जाना नहीं पड़ता। और कोई भी व्यक्ति रात को 2 बजे मोटरसाइकिल पर अपने 15 किलोमीटर गांव इंटीरियर में पहुंचता है तो किसी की हिम्मत नहीं उसकी मोटरसाइकिल को हाथ देने का काम करते हैं। एक बड़ा माहौल बदला। चूँकि आप मुजफ्फरनगर से ही हैं, पहले साल 2013 में जब दंगे हुआ करते थे तो क्या आपको लगता है कि सुनियोजित रहता था या फिर उन्माद में होता था या सरकार का कोई सपोर्ट इस सिस्टम सपोर्ट का सपोर्ट इस रूप में था कि कार्रवाई नहीं होती थी कार्रवाई नहीं होती? और उनको अपराधियों को संरक्षण देने में मजा आता था। उनको लगता है यही हमारे वोटर हैं, यही हमारे सपोर्टर हैं, गुंडागर्दी करेंगे और खिलखिला करके हंसेंगे और दोहन करेंगे, शोषण करेंगे। थाने में कहीं सुनवाई नहीं होती थी, तो उसके कारण से वो सब लोग और उपद्रवी और दंगे लगातार होने का काम होता था। 2013 की चर्चा मैं आपसे कर रहा था। 2013 में एक बेटे के सम्मान के लिए 2 नौजवान उनके भाई थे, वो जाके भिड़ गए उस लड़कों से कि तूने हमारी बहन को छीनने का काम किया। गांव के लोगों ने कितना दुस्साहस करने का काम किया, वहीं उन लोगों को घेर करके पीट पकड़ उनको हत्या कर दी, मार दिया। यहाँ तक तो घटना समझ में आती है, चलो हो गया होगा। लेकिन वहाँ के तत्कालीन एसएसपी डीएम, मैं नाम ले सकता हूँ, डीएम सुरेंद्र सिंह और मंजिल सैनी एसएसपी थी, उन सब लोगों को खून के सने कपड़ों के साथ गिरफ्तार करने का काम किया, 9 लोगों को जो लोग हत्या में शामिल थे। आप दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए कि वहीं के तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन सांसद, उन सब लोगों के टेलीफोन के आधार पर श्री अखिलेश यादव जी ने उन सब लोगों को रिहा करवाने का काम किया रात को ही, और रात को ही डीएमएस का ट्रांसफर हुआ और उसके कारण से दंगा भड़का, जिसके कारण से 16 लोगों की मौत हुई। यानी अपराधियों का संरक्षण आप दोगे कि अपराधी गिरफ्तारी नहीं होंगे, और जो अधिकारी गिरफ्तारी करेंगे उन पर आप कार्रवाई करके उनको ट्रांसफर कर दोगे वहाँ से, तो उसके कारण से समाजवादी पार्टी के प्रति, अखिलेश यादव जी के प्रति एक आक्रोश जनता के अंदर पनपने का काम हुआ, जिसके कारण एक घातक परिणाम हुआ। वहाँ जन आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुए, झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, और 100 लोग अगर वहाँ पे मृत्यु के शिकार हुए तो सीधी सीधी समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है कि समाजवादी पार्टी जो है उसके कारण से, उसके कुशासन के कारण से वो लोग मौत के शिकार हुए। आपने दंगों की बात की, उसके बाद कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था तो बदल गया, वहाँ के जो लोग थे क्या वो आपके वोटर में तब्दील हो पाए? वोट का विषय नहीं है, विषय वोट का नहीं है। विषय तो भारतीय जनता पार्टी की, हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और पार्टी का नीचे स्तर तक कार्यकर्ता का परिश्रम। केवल मोदी जी योगी ही नहीं, नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी लगातार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, देश के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। हम निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता का परिश्रम कर रहा है तो पार्टी के लिए तो करता भी है, लेकिन देश का भी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, और उसी के कारण से जो पसीना बहाता है तो उसका परिणाम भी आता है। तो सब लोग एक टीम भावना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और छोटा छोटा व्यक्ति, महिलाओं के प्रति एक सम्मान, जो महिलाओं को विश्वास इस प्रदेश की सरकार में मोदी जी के आने के बाद गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनी हों, चाहे मकान के रूप में, चाहे बिजली के रूप में, चाहे राशन के रूप में, चाहे आयुष्मान कार्ड के रूप में, चाहे बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जो एक आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनी, और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने दिया कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो दिखता कि हाँ बन सकता है, फर्जीवाड़ा नहीं है। क्योंकि जो जो उन्होंने कहा उसको करने का काम किया। जितनी बार भी दंगा हुआ, चाहे वो घटना होती है, चाहे कश्मीर के अंदर, चाहे वो पुलवामा की घटना होती है, उसके बाद चाहे पहलगांव की घटना होती है, जिस प्रकार से देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादी कमर तोड़ने का काम किया, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, जो जो बोला उसको करके दिखाया। यानी जनविश्वास की सरकार चाहे केंद्र के अंदर हो, चाहे प्रदेश के अंदर हो, वो कायम करने का काम किया, और उसी कारण से जनता को भरोसा आज केंद्र की और प्रदेश की सरकार पर है, जिसके कारण से लगातार हमको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और हम लोग, हमारी पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि हमारे बन करके और जीत करके आ रहे हैं। साल 2027 में समाजवादी पार्टी का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में थोड़ा पीछे रहे, हमको ये स्वीकार करना चाहिए। जो स्वीकार करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे संघर्ष का ताकत और अधिक बढ़ेगी। अभी जो 22 का लोकसभा का चुनाव है, उसे हमारा परिणाम अच्छा नहीं रहा।
हम उससे सीख भी लिए हैं। जो गुमराह करने का काम, चाहे संविधान के नाम पर, चाहे आरक्षण के नाम पर, जो लोगों को देने का करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, तो उससे भी हमने सबक लिया है और बहुत तीव्रता के साथ, ताकत के साथ हम अपने लोगों के बीच में हैं। आपसे एक सवाल पूछने से ज़्यादा मैं समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव भी गए, तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर दिया। राहुल गांधी से जब पूछा जा रहा है तो वो चुप्पी साध ले रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अखिलेश यादव ने कहीं जल्दीबाजी में ये सब तो नहीं किया कि यूपी में साल 2027 में चुनाव है, कांग्रेस वही वाला खेल यूपी में न रचाने लगे? देखिए, दो लड़कों की जोड़ी, क्या विपक्ष के नेता के रूप में जैसा व्यवहार चाहिए, जैसा उनका आर्ट चाहिए, वो सदन के अंदर बैठ के आंख मारते हैं, मशीन से सोना उगाने की बात करते हैं, आलू से सोना उगाने की बातें करते हैं। यानी सैकड़ों प्रकार की टिप्पणियां उनकी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं। ये विपक्ष के नेता के रूप में क्या ऐसा व्यवहार चाहिए? क्या ऐसा व्यक्ति चाहिए? क्या ऐसा नेतृत्व चाहिए? कांग्रेस के लोग भी हंसते हैं और कांग्रेस के अंदर बड़ा षड्यंत्र लगातार चल रहा है कि कांग्रेस के लोग भी उनको विपक्ष के नेता के पद से भी और नेता के रूप में भी उनको हटाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस के लोगों को लगता है आज कि कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो राहुल गांधी को उनके पद से कहीं ना कहीं जो नेता का पद उनके पास है, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ना हो, वो उनको हटाना पड़ेगा। जो लगातार कांग्रेस है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं बढ़ सकती, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। कांग्रेस में लगातार इस बात की डिबेट चल रही है और हमको लगता है कि राहुल गांधी का रहना हमारे लिए अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। आपका जैसा व्यवहार है सारी पार्टियों में आपके दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी में कोई आपका दोस्त है? अभी बैठे देखिए, समाजवादी के पूर्व विधायक जी का अभी सम्मान किया, हमारे घर पर ही बैठे हैं, 3 बार के विधायक हैं, तो अभी उनका हमने सम्मान किया है। बहुत सारे लोगों से मित्रता है। अपने व्यवहार, पॉलिटिकल चीज़ अलग होती है, व्यक्तिगत व्यवहार अलग होता है। हमारे पास माननीय विधायक लोग आते हैं तो सबका सम्मान भी करते हैं, सबका काम करने की कोशिश भी करते हैं और सब अपना अधिकार भी समझते हैं। अखिलेश यादव से कैसे संबंध है? ठीक है, नमस्ते हैं। नेता अपनी पार्टी के नेता हैं, विधानमंडल में भी वो विपक्ष के नेता रहे पिछली बार, उस नाते भी उनका सम्मान रहा है। एक नेता के रूप में सम्मान है, पर जिस प्रकार का व्यवहार वो करते हैं, जिस प्रकार की टिप्पणी आजकल करते हैं, जैसे राहुल गांधी का मुझको लगता है कि ऐसा उनके ऊपर भी आ गया, तो वही पॉलिटिकल टिप्पणी ना करके आजकल गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं। जैसे कोई टिप्पणी बहुत सारी, अभी जैसे उन्होंने अभी कहा कि डीपीए यानी खाद इसे नहीं मिल रहा है क्योंकि पीडीए में से उन्होंने ले लिया। ये कोई पॉलिटिकल टिप्पणी हो सकती है क्या? क्या पीडीए चूंकि हमने बनाया इसलिए डीपीए नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है? भैया, खाद मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो डीपीए जो पीडीए उनका वो दिखाई नहीं दे रहा है। और हमको लगता है बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर एक आईएएस ऑफिसर का नाम लिया और उस बयान के बाद ऐसा लगा कि उनके अंदर बदले की भावना है, फ्रस्ट्रेशन है उनका। ये जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, जब आपको अवसर मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला, पर जब आप मिलेगा तब आप करिएगा। पर जिस प्रकार से नाम लेकर के आप टिप्पणी कर रहे हैं एक व्यक्ति का, और हमारे जो एसडी रहे हैं कौशिक, उनका नाम भी उन्होंने लेने का काम किया। तो इतने बड़े पद पे रहने के बाद जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हों, जो आज भी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आज संसद के अंदर भी उनकी पार्टी बड़ी भूमिका में है, तो उसमें इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना मुझको लगती है। मायावती पे आना चाहूँगा। मायावती एक बार फिर समाज के हाशिए से उठकर सियासत की मुख्य धारा में आना चाहती हैं। साल 2027 के चुनाव में क्या व्यक्ति रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने संघर्ष किया है और एक संघर्ष में निकल कर वहाँ तक पहुँची। 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, एक साधारण परिवार की महिला, साधारण घर से निकल करके बिना संसाधनों के वहाँ तक पहुँची हैं, उनका बहुत सम्मान है। और आज उन्हीं के नाम पर, उनकी पार्टी के नाम पर बहुत सारे लोग दाएं बाएं की बातें करते हैं, उनका लोग आदर्श करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मायावती जी अपनी पार्टी खड़ा करेंगे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साल 2027 में फैक्टर रहेंगी और ये विषय भी नहीं है, जब समय आएगा तब बात करेंगे। और मायावती जी का हम तो सम्मान करते हैं। योगी सरकार ने, पूरे मोदी सरकार की बात करें चाहे योगी सरकार की बात करें, महिलाओं के लिए बड़ा काम किया, लेकिन उसके मुताबिक पूर्वांचल में वोट नहीं मिला। पूर्वांचल के लिए क्या प्लान है इस बार? अच्छा प्लान है। देखिए, महिलाओं को तो भरपूर वोट मिलता है, भरपूर आशीर्वाद मिलता है, उनका स्नेह मिलता है। और मोदी ने कई बार कहा कि मैं महिलाओं के कारण से, उनके आशीर्वाद के कारण से मैं आज प्रधानमंत्री हूँ। तो ऐसा नहीं है, और हम और तैयारी करें। मैंने आपने शुरू में कहा है कि कहीं हमसे गलतियाँ हुई होंगी, कहीं हमारा समाज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे और उस गलती की पुनरावृत्ति ना करते हुए, उसको ठीक करते हुए, और 2027 में हम प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। 2024 में क्या चूक रह गई थी? मैंने बताया ना आपको, उसको हम ठीक करें।
और एक और 2024 से रिलेटेड मैं सवाल करूंगा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, अब SIR को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए कुछ तो प्लान होगा। हाँ, तो प्लानिंग चले ना। SIR का मुद्दा है, अभी हमने GST के रिफॉर्म करने का काम किया है। GST में इतनी बड़ी राहत समाज को, व्यापारी को, सबको देने का काम किया है। SIR को भी हमने जनता के सामने रखने का काम किया है। वो वोट चोरी की बातें कर, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, दुनिया भर के घोटाले किए, खुद वो बेल पर हैं लगातार। और उनकी माता जी, उनकी दादी जी आदरणीय इंदिरा गांधी जी, वो स्वयं संविधान की हत्या करके उन्होंने इमरजेंसी लगाने का काम किया। तो वोट चोरी तो उन लोगों ने करने का, जनता नहीं जानती क्या? जनता इन बातों को भूल गई है क्या? जनता सब बातों को समझती है, सब बातों को जानती है। और श्री राहुल गांधी वो कितना भी झूठ बोले, वो पहले ही उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री चोर है, जनता नहीं सुनी, उनके खिलाफ वोटिंग करने का काम किया। और आज भी जिस प्रकार से वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कोई एजेंडा उनके पास नहीं, देश का कोई नैरेटिव उनके, कोई विषय उनके पास नहीं है। पूरी दुनिया में जाकर के, चाहे चाइना जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, भारत की निंदा करने का काम करते हैं, सेना से हिसाब मांगने का काम करते हैं। तो ये सब बातें जनता समझ रही है और उनको बराबर और अधिक नकारने वाली है, और अधिक उनको फ्रस्ट्रेशन में हो जाने वाले हैं। और बिल्कुल वो बस इतना इशारा मेरा काम है। एक बड़ा ही व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो चलते चलते मैं हर मंत्री से मैं पूछता हूँ, जिसका भी इंटरव्यू करता हूँ, कोई एक ऐसा काम जो आपने अपने कार्यकाल में किया हो, जिसकी बहुत चर्चा तो नहीं हुई हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत संतुष्टि मिलती है कि हाँ, ये काम मैंने किया है। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, पर मैं कहूँगा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन में ठीक प्रकार से करने की कोशिश करता हूँ। मैंने चुनाव में एक नारा दिया था, दिन हो या रात, कपिल देव आपके साथ। आप मेरे क्षेत्र में जाइए, कोई भी व्यक्ति रात को 12 बजे हो, उसमें 6 बजे हो, एक भी व्यक्ति आपको कहने वाला नहीं मिलेगा कि कपिल देव जी को हमने कोशिश की मिलने की, बात करने की, हमने उसकी बात को ना सुना हो, उसकी बात का समाधान करने की कोशिश ना की हो। सबसे बड़ी बात होती है, बातें तो बहुत सारी होती हैं, सड़कें सरकारी पैसे से बनती हैं, काम सरकारी पैसे होता है। असली बात होती है जनता के प्रति एक विश्वास। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, उनके दुख में, सुख में, हर समय, हर अवसर पर। और जैसा माहौल बनता है, बच्चों में मैं बच्चा होता हूँ, छात्रों में मैं छात्र होता हूँ, महिलाओं में उनका दुलारा होता हूँ, बुजुर्गों में उनका आशीर्वाद मुझको मिलता है, युवाओं में उनका मैं मित्र होता हूँ। तो मुझको लगता है मेरा काम ठीक तरह से चल रहा है। एक बहुत बड़ा रोल मुझे लग रहा है कि RSS का भी रहा है, आप छात्र संगठन से भी जुड़े थे, तो सियासत में कितना ज़रूरी होता है एक युवा नेता के लिए कि वो इस माध्यम से होके गुजरे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो मैं चूँकि संघ में था, मुझको मौका मिल गया, सबको नहीं मिलता है, लेकिन संघ ने मुझे चरित्र निर्माण में, परिश्रम करने में, सुबह जल्दी उठने में, जनता के प्रति संवेदना, सामाजिक समरसता, जो दलित समाज है, गरीब है, निर्धन है, निरीह है, अभी उसकी अप्रोच शासन प्रशासन तक नहीं है, ऐसे सब लोगों में जाना, उनके बीच में काम करना मुझको अच्छा लगता है। उनके आंसू पूछना, अगर किसी का दर्द है तो दिल से आंसू उनके पूछने मुझे मज़ा आता है, आनंद आता है। अगर उनके प्रति ईश्वर ने मुझको बनाया, मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे उनके लिए पैदा किया है, बनाया है, तो मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, उनका भरपूर आशीर्वाद हमको मिलता है। सियासी करियर में टर्निंग पॉइंट क्या रहा? बहुत बड़ी बात है कि पहला बात ही मुझको 2002 में विधानसभा का टिकट मिला। लोगों को वार्ड के टिकट भी नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत पाया। तो पार्टी ने मुझको 4 साल बाद ही मेरे परिश्रम को देखते हुए, मैं टिकट नहीं मांग रहा था, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझको टिकट दिया कि चुनाव तुमको लड़ना है। जबकि मेरे और बहुत सारी पार्टी के लोग टिकट मांग रहे थे, मुझको लोगों में 27,000 मतों से चुनाव जीता। उसके बाद 2016 में उपचुनाव आया, तो उपचुनाव में बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, मात्र 10 महीने का चुनाव था, तो मुझको पार्टी ने टिकट दिया कि कपिल देव ही जीत सकता है। और ईश्वर की कृपा से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मुझको चुनाव जीतने का अवसर मिला। तो मुझको लगता है बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं। मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का प्यार मिल रहा है लगातार, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं, आपने बताया था कि घर से छुप छुप के आप जाते थे आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लेकिन जब सियासत में आए और पहली बार ही जीत नहीं मिली, तो क्या मुश्किल नहीं था वहाँ से आगे बढ़ना? बहुत मुश्किल था, उतने साधन भी नहीं थे, और लगता था आगे क्या होगा, लेकिन ईश्वर में भरोसा करके काम में लगे रहे। परिवार ने सपोर्ट किया? परिश्रम करना, परिवार तो सपोर्ट करता ही है, परिवार की सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी पत्नी हैं, और तो बच्चे बड़े हो गए, तो वो सब चीज़ें, सबका सपोर्ट। सबसे बड़ी बात है समाज का विश्वास। समाज ने विश्वास किया, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी मैंने किसी साथ चीटिंग नहीं की, कभी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, और एक भरोसा क्षेत्र की जनता ने मेरे ऊपर किया, ये मेरे लिए गर्व की बात। इस साफगोई का सियासत में कभी खामियाजा भुगतना पड़ा? सब चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन होते हैं, और मज़ा आता है जब आप दिल से साफ होंगे। कभी कभी हम साफ वही कर देते हैं, कोई काम किया, हमने कहा काम नहीं होगा, हो नहीं पाएगा,
मान लो किसी का हमारी सरकारी नौकरी लगा दो या पुलिस में भर्ती हो रही है, टेलीफोन कर दो, मैं मना कर देता हूँ कि अगर मैं टेलीफोन कर भी दूंगा तो मेरे कहने तुम्हारा काम नहीं होगा, अगर होगा तो तुम्हारे परिश्रम के आधार पर होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सरकार में सिफारिश किसी की नौकरी नहीं लगती है। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब लगता है, पर समय पे ठीक बात कहना उसका सुखद परिणाम रहता है, रात को आराम से नींद आती है। झूठ नहीं बोलेंगे तो राम को एक लोगों बाद में लगता है कि नहीं हमने गलत नहीं बोला, ठीक बोला। सर एक रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूँगा। रैपिड फायर राउंड है, मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा और पहला शब्द आपके दिमाग में जो आएगा सीधे बता देना है। योगी आदित्यनाथ, एक शानदार नेतृत्व, ओम प्रकाश राजभर, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ABVP, युवाओं का एक शानदार संगठन, राष्ट्रभक्त संगठन। अखिलेश यादव, जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा व्यवहार नहीं है, मायावती। अच्छे नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे चलते चलते में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार के तेज तर्रार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों से लेके अपने सियासी करियर की तमाम बातें की, साथ ही साथ साल 2027 का प्रेडिक्शन भी किया, बिहार चुनाव के बारे में भी बात की। चलते चलते में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए DD UP।